सभी को राम राम। मैं पारस गावा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में घर बैठे ही सब कुछ जान जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर मेहनत का पैसा लगाएं, अपनी उम्मीदों का पैसा लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, पश्चाताप या कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है कि अगर आपका बजट XYZ है, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। हमने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां चैनल पर कवर कर रखी है। उसी तरीके से अगर आपकी जेब में आज मात्र 10 से 12 लाख रुपए है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो अच्छी, रिलायबल हो, सारे फीचर दे दे, कुछ गाड़ियों में कमियां भी होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उन्हीं चीज़ों के लिए आज चैनल पर स्वागत करते हैं भाई आशीष कुमार जी का। सर कैसे हो आप? बढ़िया पारस भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू पारस भाई। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम आशीष है और मैं HSBC म्यूचुअल फंड में कस्टमर सर्विस देखता हूँ, हरियाणा और राजस्थान। कहने का मतलब है कि इन्फॉर्म्ड बायर है, बड़ी नॉलेज के साथ इस कार को लिया और हमें इस कार के बारे में अच्छे से बता देंगे ताकि सबकी मदद हो जाए। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है सर, कॉम्पैक्ट SUV लेने चले हो, 10-12 लाख बजट है, अनंत SUVs है, ब्रीजा, इसी की दूसरी सोनेट, 3XO, नेक्सॉन, और जो मिड साइज SUVs हैं, क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, उनके बेस वेरिएंट्स भी आ जाते हैं। उस बीच इसको क्यों चूज़ किया, कैसे चूज़ किया, पहले तो यही जानना है। पारस भाई देखो, इससे पहले मैं i20 चला रहा था डीजल Hyundai। उससे पहले सेंट्रो जिंग। ठीक। तो Hyundai की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जो है वो तो मेरे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 थी। ओके, ठीक है। तो अगर और ऑप्शन देख रहे थे तो उसके बाद मान लो ब्रीजा आती है, तो ब्रीजा में S जो है लिखा हुआ, मुझे मारुति का क्वालिटी जो है वो डाउन लगती है, बिल्ड क्वालिटी जो है। क्वालिटी कूल। ठीक है। उसके बाद जो नेक्सॉन प्लस XUV जो 300 का नया मॉडल आया है, 3XO। तो XUV 300 का जो लुक था वो बाहर से अच्छा था, अंदर से आउटडेटेड था। ठीक, सही कह रहे हैं। और उसके बाद जो नया मॉडल आया है वो अंदर से जितना बढ़िया किया है, बाहर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, एक्सटीरियर लुक शुरू में बहुत ज्यादा प्रीफरेंस रही, अब दिख नहीं रही। राइट। और सेम ऐसी नेक्सॉन और महिंद्रा का क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस में बहुत कंप्लेंट्स हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से, फ्रेंड जितने भी हैं जिनके पास है, सबसे फीडबैक लिया था। ठीक। तो एट लास्ट मुझे Hyundai में ही आना था और Hyundai में ही बजट में जो था वेन्यू आ रही थी। और क्रेटा जो आपका सेकंड जनरेशन है वो ऑलमोस्ट उस टाइम स्टॉक सारा 0 हो चुका था, नहीं तो मैं वही प्रीफर करता। अच्छा। तो मुझे थर्ड जनरेशन मिल रहा था, उसमें भी वेटिंग अराउंड 4 महीने के आसपास की है, तो मुझे फिर यही लेना पड़ा। मतलब मैं एक तारीफ करना चाहता हूँ इनकी कि मैंने क्वेश्चन में जितनी भी गाड़ियाँ पुट की, इन्होंने सबका जवाब सटीकता से बड़े छोटे टाइम पीरियड में दे दिया, जो कि बड़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक सोनेट भी आती है, वेन्यू सोनेट, ट्विन सिस्टर्स ही है, सेम इंजन है, सेम फीचर्स हैं, उसको किया सोनेट को स्किप करने का कारण मुझे वो ज़रूरी जानना है। वो ये कारण है कि सुजुकी, Hyundai, फोर्ड, ये कंपनियां बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं और हमें पता है कि बहुत आगे तक जाएंगी। किया हो गया, आपका MG हो गया, और नई कंपनीज जितनी भी आ रही हैं उनका फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कितना आगे तक ग्रो करेगा। हालांकि वो सिस्टर कंपनी है, हाँ, ग्रो करेगी, लेकिन फिर भी Hyundai है। ठीक। कहने का मतलब अच्छा रिश्ता Hyundai से चल रहा था तो आगे चला रहा है। तो ये एग्जैक्टली Hyundai वेन्यू का कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा? ये 1.2 पेट्रोल में जो आता है, SX टॉप मॉडल है इसका, मैनुअल। ठीक। और ये ऑन रोड कितने का है सर? ये ऑन रोड 1220 से 25 के बीच में है, बट मेरे को 1250 का पड़ा, बिकॉज मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया 7 साल तक की, जो कंपनी मैक्सिमम देती है। कहने का मतलब 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लगा के 12.5 लाख की इनको ये पड़ गई। राइट, ऑन रोड। ठीक है। लेकिन SX वेरिएंट चूज कर लिया, क्या क्या इसमें मिला, मुझे और सारी ऑडियंस को आप बता दीजिए। SX क्यों चूज करना चाहिए, क्या क्या इसमें मिल जाता है? तो सबसे बड़ा तो अगर घर पे बच्चे वगैरह हैं तो सनरूफ, ठीक, सबसे प्रायोरिटी वो है। ठीक है। सेकेंडली आपको क्या है कि जो फीचर्स बाहर से लगवाने पड़ते हैं, जैसे रियर कैमरा हो गया, हाँ, ठीक है, वो आपको इसमें कंपनी फिटेड मिलता है। स्टीरियो आपको मिलता है कंपनी फिटेड, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है। 60-40 रेशियो में सीट्स मिल जाती हैं और सबसे, हाँ, स्प्लिट सीट है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ जो है कि इसमें पीछे जो हमारा रैक आता है वो मिलता है,
नहीं तो लोग बाद में उसके लिए बड़ा धक्के खाते हैं। सही बात है। और सबको थोड़ा सा इंटीरियर चेक करा देता हूँ, वाइब चेक करा देता हूँ कि इस कार में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल भी मिलता है ना? नहीं, क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, वो भी माइनस पॉइंट मैं बताने वाला था। हाँ, लेकिन पुश बटन आपको इसमें मिलता है, ऑटोमेटिक एसी मिलता है, 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार में आपको डिजिटल मिलता है, 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, साथ ही आपको 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। टायर साइज इसमें आई थिंक 15 इंच का मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त के पास भी वेन्यू SX है, आई थिंक पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, वो SX ही है, उसमें तो एलॉय व्हील्स थे। आपकी कार में एलॉय व्हील मुझे नजर नहीं आ रहे। वो क्योंकि कंपनी में मैंने जब चेक किया था ना, तो कंपनी में एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि उन्होंने जो तीनों वेरिएंट है, पेट्रोल, टर्बो और आपका डीजल, ठीक है, तीनों के टॉप वेरिएंट्स में फीचर्स का बहुत डिफरेंस है तीनों के SX, हाँ, लेकिन फीचर्स डिफरेंस अगर आप कहोगे कि मेरे को 1.2 मॉडल ही चाहिए, टॉप मॉडल विद एलॉय व्हील्स, हाँ, तो आपको डीजल पे या टर्बो पे जाना पड़ेगा। अच्छा, डीजल टर्बो का SX लोगे, वहाँ एलॉय व्हील मिलते हैं, पेट्रोल में दे नहीं रहे। सेम ऐसा ही आप जो रियर वाइपर है वो भी आपको उन 2 मॉडल्स में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। बल्कि अच्छी बात है ना, हम तो उनका नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन उठा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म चलेगा भी। इंजन बहुत बढ़िया है और उसको लेके फीचर्स की इतनी कटौती नहीं करनी चाहिए। और इसमें 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता। नहीं, वो नहीं। लेकिन ये जो LED हेडलाइट्स है, ये हेलोजन बेस्ड है या वो है? नहीं, ये LED है। LED है, ठीक है। चलो इससे ही शुरू करते हैं। ये जो आपको LED बेस्ड मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर बेस्ड मिल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज पे आप गए होगे, मुंबई एक्सप्रेसवे पे या कहीं भी, हाँ जी, हमारे खेतों खुतों में भी बड़ी दिक्कत होती है, फॉग के टाइम भी दिक्कत होती है, तो इनका रिस्पॉन्स, सबसे पहले तो इन्हीं का रिस्पॉन्स जानना है। देखो, Hyundai का लाइट का रिस्पॉन्स नाइट के टाइम में काफ़ी कम रहता है, बिकॉज i20 में भी मुझे इशू आया था, तो मैंने LEDs में चेंज कराया था उसको। ठीक, तो इसमें भी आप देखोगे मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा रखी हैं सेंटर में। अच्छा, बिकॉज नाइट में ड्राइविंग होती है तो हमें जरूरत पड़ती है लाइट्स की। ठीक है, कहने का मतलब ये आप थोड़ी एवरेज ही रही। राइट, एवरेज है। लेकिन इसमें जो 1.2 लीटर का इंजन मिला है वो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। मैक्सिमम पावर 82 bhp, टॉर्क 114 Nm की निकालता है। i10 लोगे उसमें वही इंजन मिलेगा, एक्स्टर लोगे उसमें वही मिलेगा, सोनेट में भी वही मिलेगा, i20 में भी वही मिलेगा। इतनी सारी गाड़ियों में इनका वही इंजन, वो ऑल ओवर इस कार में इस बॉडी साइज के हिसाब से, इसके एरोडायनेमिक्स के हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है? अंडर पावर है, सही पावर है, वट? जैसे देखो, पहले मैं बता रहा हूँ डीजल गाड़ी यूज़ कर रहा था i20, तो उसकी पावर तो काफ़ी अच्छी है। तो शुरू में मुझे, जैसे मैंने वीडियोस में भी देखा था कि बताते हैं कि अंडर पावर है, हाँ। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो, आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो मैंने इसको शुरू से ही थोड़ा सा ऐसा रवा कर दिया है कि जब मुझे पावर चाहिए तो पावर देगी। तो अब मुझे इसमें इशू नहीं आता वो वाला। तो जब मेरे को ओवरटेक करते हुए पावर चाहिए तो उस हिसाब से पावर वो दे देती है। कहने का मतलब ये है, अब अंडर पावर बोले या ना बोले मुझे नहीं लगती। ठीक है, इसमें मैं अपना छोटा सा ऐड ऑन कर सकता हूँ। भाई, जिन लोगों को पंजा दबा के भगाने की आदत है उनको अंडर पावर लगेगा, लेकिन जो लोग कार को मैनेज करना जानते हैं, सही RPM चला लेते हैं, उनको पता है कौन से गियर में कैसे कहाँ चलाना है, उनको अंडर पावर नहीं फील होता। मेरे जैसे लड़कों को अंडर पावर फील हो जाता है। बट पहाड़ों पे इसको लेके गए हो, वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा? नहीं, अभी तक पहाड़ों का एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, पहाड़ों पे गई नहीं है, प्लेन्स पे गई है। प्लेन्स पे, हाईवे दिल्ली मुंबई। अच्छा, और रिफाइनमेंट को लेके थोड़ा और क्लियर कर दो। रिफाइनमेंट इसकी कैसी फील हुई? नॉइस कैबिन में बिल्कुल जीरो है। काफी बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा मेरे से बात कर रहा है तो पूछता है गाड़ी स्टार्ट है, मैं कहूँगा हाँ भाई स्टार्ट है। अच्छा, 6000 RPM पे तो उसका बहुत 0.6 पे काफ़ी कम आवाज़ है, मतलब बिल्कुल ही जीरो होती है। तो मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो वेट करता हूँ कि वो 0.6 0.7 तक आ जाए। ओके, नहीं तो गाड़ी आप स्टार्ट करते हो 1.2 पे ही स्टार्ट होती है हमेशा। हाँ, और एक चीज़ मुझे इधर आप मेंशन कर दीजिए कि अगर कोई वेन्यू ले रहा है, माइलेज को लेके ना, मेरे घर में एक वेन्यू है, मैंने डाला था, तेल नहीं खून पीती है ये गाड़ी। राइट, क्योंकि माइलेज हमें तो मिलती नहीं। हमें जो माइलेज मिलती है सिटी के अंदर हम 10 की माइलेज निकाल लेते हैं, और हाईवे पे मैक्सिमम माइलेज हमारी चली जाती 14-15। पता नहीं हमें चलानी नहीं आती या ये गाड़ी माइलेज देती नहीं। आपकी सिटी एंड हाईवे माइलेज और कैसे आप कार चलाते हो उसके साथ एक्सप्लेन कर दो। देखो, कार ड्राइविंग मेरे दोनों मोड्स हैं। फैमिली के साथ हैं तो आराम से चलाना है, ठीक है। अकेले हैं तो रफ भी चलाते हैं जब मन करता है। ठीक है। और मेरी जो अभी ड्राइविंग हुई है हाईवे पे हुई है, लोकल, दोनों बराबर हुई है। तो हाईवे पे मेरा ये मानना है कि अगर आप 85 से 95 तक क्रूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी 19-20 आराम से देती है। 19-20 का माइलेज आप 85-90 की स्पीड पे निकाल लेते हो। अगर आप 100 से ऊपर जाओगे, हाँ, तो भी अगर 100 से 110 115 तक भी क्रूज कर रहे हो, हाँ, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 से 16 देगी। ठीक है। 100 प्लस स्पीड पे 100 की दे देगी, 16 की दे देगी, और
80 to 90 के बीच इसको क्रूज करके मैनेज करके चलाते हो तब आपको दे देगी ये आराम से, बड़े प्यार से। 1920। सिटी के अंदर, पानीपत जैसी सिटी के अंदर जहाँ मैनुअल कार लेना पाप है, वहाँ पे आप इससे कितनी माइलेज निकाल लेते हो? मैनुअल कार लेना पाप तो नहीं है, क्योंकि मैनुअल में जो मजा है वो ऑटोमेटिक में नहीं है। हाँ, लेकिन जितना ट्रैफिक है ना, टांगे थक जाती है। तो लोकल जो एवरेज आती है आप किसी भी गाड़ी की देख लो, तो वो 8-9 से लेके 12 तक ही रहेगी। आप चाहे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख लो या आप रीडिंग में देख लो। कहने का मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 8 से 10 का, 10 से 12 का, हाईवे पे 19-20 का ये निकाल लेते हैं, लेकिन 100 प्लस चलने 15-16। मतलब हमने सारी माइलेज बता दी है, दोबारा से इसको पीछे करके वीडियो को आप चेक कर लेना। अब इधर आ जाइए, मेरे को 1-2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसके सस्पेंशन को लेके, सॉफ्टर साइड पे, स्टिफर साइड पे है, कार में बॉडी रोल कितना आता है सस्पेंशन को लेके? सस्पेंशन देखो, मैंने ऑफ रोडिंग इस पे इतनी ज़्यादा नहीं करी है, बट हाईवे पे हो गया या जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकर्स वगैरह आते हैं तो सस्पेंशन अच्छे हैं। अच्छा, सॉफ्टर साइड पे काउंट करेंगे, स्टिफर पे करें? सॉफ्टर ही है। अच्छा, सॉफ्टर है। और बॉडी रोल चलता है कार में ओवरटेकिंग नहीं, में, हाईवे पे? ठीक। स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है। ब्रेकिंग को लेके फ्रंट टू डिस्क, रियर ड्रम, ABS, EBD, ESP सब मिलता है। इनकी परफॉर्मेंस? ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, क्योंकि पहले i20 में भी ब्रेकिंग वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो अच्छी है। ठीक। आप थोड़ा नज़दीक ज़रूर आ जाइए। एक इसमें टायर साइज़ है 15 इंच, ठीक है। एलॉय व्हील आपको मिला नहीं, जिसका बहुत बड़ा मलाला है। 195 85 R15, राइट। अब ये टायर आपको छोटे साइज़ के लगते हैं, कम चौड़े लगते हैं, कि परफेक्टली सेटिस्फाइड हो इनसे? परफेक्टली सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट ये है कि पहले जैसे i20 थी, थोड़ी नीची गाड़ी थी। हाँ। अगर पानीपत में आपने काफ़ी बार देखा है कि आपको फुटपाथ से क्रॉस करना है तो आप नहीं कर पाते, बट इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि कुदानी है तो कुदा दो। है। तो इस टायर से हो सेटिस्फाइड कि आप चाहते हो कि थोड़ा बड़ा मिलता है? क्योंकि आजकल गाड़ियों के बेस वेरिएंट में 16 इंच आ रहे हैं। 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं बॉदर किया इस ग्राउंड क्लियरेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। अच्छा, बूट स्पेस को लेके दिस कार गिव्स यू 350 लीटर का बूट स्पेस, राइट, है ना? खोल दूं कुछ? हाँ, खोलो, कुछ नहीं, पर्सनल सामान तो नहीं? कुछ नहीं। क्योंकि बहुत बार कुछ निकल गया है। तो ये 350 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि सोनेट इससे ज़्यादा देती है। और आजकल इनकी एक नई कार आई है, किया साइरोस है या साइरस है, वो, उसका भी बूट स्पेस बड़ा ज़्यादा है। इस बूट स्पेस में मज़ा आया? ठीक ठीक है। देखो पारस भाई, ये इस कैटेगरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबकी लेंथ जो है 3995 ही है। अगर आप बूट स्पेस बढ़ाने का सोचोगे तो आपका जो अंदर का बूट स्पेस है वो कम हो जाएगा। सेम आपका XUV 300 में था, बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन लोग उसमें ये पीछे का स्पेस नहीं देखते थे, वो काफ़ी कम था। तो आप अगर ये स्पेस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक। तो इस गाड़ी में दोनों चीज़ परफेक्ट है। दोनों चीज़ परफेक्ट है, सही बात है। इसी बीच फिर जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग हो गई, टायर्स हो गए और इंजन हो गया, माइलेज होगी, सीट्स एंड कंफर्ट के बारे में मुझको जानना है कि वेन्यू ना एक कॉम्पैक्ट, एक तो ये बड़ी हाइट पे है सीट, हाइट आपने एक्स्ट्रा बढ़वा रखी है क्या? चलता हूं, नहीं, नहीं, वो एडजस्ट कर लो। तो इसमें आपको सीट्स एंड कंफर्ट को लेके बता दो। पहली बात तो 5 लोगों के हिसाब से कितनी कंफर्टेबल है, और दूसरी चीज़ कि इसका सीट्स एंड कंफर्ट लॉन्ग टर्म ड्राइव्स पे आपको कैसा फील हुआ, मैक्सिमम कितना ट्रिप कवर अप किया है और कितने थके हो? देखो 5 लोगों के हिसाब से तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा मजबूरी है, बैठना ही है तो बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग ड्राइव पे मैंने मैक्सिमम मान लो एक दिन में 650-700 किलोमीटर तक किया है इस पे, ठीक है। तो ऐसा कोई थकान नहीं हुआ। सिंगल हैंड ड्राइविंग होती है तो मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी, बीच में स्टॉप्स वगैरह लेने पड़ते हैं 150-200 किलोमीटर के आसपास, तो हो जाता है। मैंने शौकीन आदमी गाड़ी चलाने से कभी थकता नहीं है ना। बाकी कहने का मतलब ये है कि 5 सीटर में थोड़ा सा आपको कंजस्टेड और थोड़ा सा लेस स्पेशियस फील होगी। लेकिन हेडरूम को लेके और दिखा देते हैं कि हेडरूम, इसमें सनरूफ आता है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, एंड आई थिंक 6 फुट तक वाला पीछे कंफर्टेबल बैठ सकता है, बट बाद में उसको फिर अगर झटके लगेंगे तो टच होगा। 6+ वाले को दिक्कत होगी, 6 वालों तक के लिए ठीक है। और फ्रंट में बैठ सकता है 6+ वाला। काट पीट के सीट्स एंड कंफर्ट सही है ना। और इसमें रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक AC मिल रहा है। इस AC ने कैसा परफॉर्म किया पीक गर्मियों में भी, ऑल ओवर इस AC की परफॉर्मेंस भी मुझे क्लियर कर दीजिए। AC परफॉर्मेंस बढ़िया है। लास्ट गाड़ी जो थी मेरी, उसकी भी 10 साल में कोई कंप्लेंट नहीं आई AC की, तो इसमें भी मुझे एक्सपेक्टेशन है पूरी की कोई कंप्लेंट नहीं आई। ठीक। और यहाँ भी आप एक बार चाबी पास ले आइए सर, इसको मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। मुझे एक तो इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, की नोट डिटेक्टेड आ रहा है, आपके पास ही है।
भाई इसमें स्मार्ट की मिलती है, पुश बटन है इसमें, ठीक है। ये मैंने इसको अभी ऑन किया, इसमें ये स्क्रीन मिल रही है। इस स्क्रीन की परफॉर्मेंस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और इसमें जो रियर पार्किंग कैमरा मिल रहा है। अच्छा, कार स्टार्ट होने पे चलेगा। ये बीच वाला बटन दबा दो चाहे। इसमें जो ये रियर पार्किंग कैमरा है, एक तो ये एडप्टिव गाइडलाइंस के साथ आ रहा है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। इस रियर कैमरे की परफॉर्मेंस और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की परफॉर्मेंस मुझे जाननी है। रियर कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, रात में भी दिन में भी, तो कोई इशू नहीं आता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बढ़िया है, कोई लैग वैग नहीं महसूस लैग कुछ नहीं है। एंड्रॉयड के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट करके 1-2 बार देखा है, बट यूज़ नहीं किया। वैसे इसमें एंड्रॉयड कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड आता है दोनों। तो ये आप इसको किस पॉइंट में गिनोगे वायर्ड को? क्योंकि एंड्रॉयड का देखो यूज़ होता नहीं है, ड्राइविंग के लिए क्या हमें सिर्फ म्यूजिक ही सुनना है, ठीक, तो वो आप पेन ड्राइव वगैरह उस टाइप के ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। प्लस इसमें मैं मेंशन करता हूँ, इसमें वायर्ड पता है क्यों है? इसमें Hyundai कनेक्ट आता होगा, Hyundai कनेक्ट आता है, राइट। उस कनेक्ट को प्रमोट करने के चक्कर में, ताकि आप वो ऐप वायरलेसली ज़्यादा यूज़ करें, इसलिए आपको वो वायर्ड दिया गया। और इसमें इस तरह का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। क्रेटा में भी कुछ इसी तरह का मिलता है। इसमें आपको TPMS ये वो मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि कार में क्रूज कंट्रोल नहीं है। और म्यूज़िक की जो स्पीकर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं? म्यूज़िक के स्पीकर्स अच्छे थे, बट थोड़ा सा मेरे को साउंड ज़्यादा होता था तो आवाज़ आती थी गाड़ी में। तो मैंने डैम्पिंग कराई है गाड़ी की। अच्छा, डैम्पिंग कराई है। के बाद परफेक्ट है बिल्कुल। वैसे हमने इतनी सारी इनसे बातें कर ली है, लेकिन इस बीच फाइनल बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, सर का थैंक यू करें जिन्होंने हमें टाइम दिया और इतनी क्लैरिटी से गाड़ी के बारे में बता रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। और आप में से भी कोई अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहता है, हमें रीच करें, हम आपके साथ शूट करेंगे। और आजकल मैं स्कोडा काइलैक और किया साइरोस को बहुत ढूंढ रहा हूँ। आप मेरे 100-200 किलोमीटर के दायरे में भी उस कार को परचेज़ कर चुके हैं, तो मैं आपके साथ उसका ओनरशिप रिव्यू शूट करने ज़रूर आऊँगा। तो ब्रदर, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद आपसे फाइनल बात करना चाहता हूँ कि गाड़ी को लेकर सुखी हुए या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे? इस कार पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं? प्रोज एंड कॉन्स की एक छोटी सी कंक्लूजन चाहिए हमारे को आपसे कि ये उम्मीदें पूरी हो गई, ये रह गई, और ऑल ओवर जो भी कंक्लूजन आप देना चाहें। देखो, मैं तो गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। इसका आप कोई भी वेरिएंट ले लो, कोई भी मॉडल ले लो, सब वैल्यू फॉर मनी है। प्लस जो है प्रोज एंड कॉन्स की बात है, एवरेज के मामले में एवरेज है, मतलब कुछ उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है। जो लुक्स है, लुक्स आप देखते हो गाड़ी की बहुत परफेक्ट है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है। और जो इसका पुराना मॉडल था वेन्यू का, वो मुझे भी सीरियसली पसंद नहीं था पर्सनली। सही बात तो ये वाला मॉडल अच्छा है। ये वाला मॉडल कॉन्स जो है वो फीचर्स की बात करी, जैसे अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, क्रूज कंट्रोल, ये 3 मेन फीचर्स हैं। तो ये होने चाहिए इतने पैसे के बाद भी। सही बात है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। जो किया साइरोस आई है ना नई, उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बस वहाँ पे टर्बो इंजन मिल रहा है, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब उसकी रिलायबिलिटी का कुछ अभी क्लैरिटी है नहीं। सर्विस कॉस्ट और थोड़ी सी मेंशन कर देते, इसकी महंगी है, सस्ती है, आपका Hyundai के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसकी क्या रही क्या नहीं रही वो। सर्विस इसकी अभी 2 सर्विस हो गई हैं। फर्स्ट तो फ्री सर्विस ही होती है, उसमें कुछ चार्ज नहीं होता। सेकंड सर्विस जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, तो उसमें आफ्टर डिस्काउंट मेरा अराउंड 3000 के आसपास था कॉस्टिंग, तो वो मेरे को ठीक लगती है। अच्छा, 3000 रुपए में फर्स्ट वो फ्री थी, उसकी लेबर फ्री थी, बट वो ऑयल वगैरह जो पूरा चेंज होता है वो हुआ चेंज। लेकिन अगर एग्रीगेट की बात करें, जब लेबर फ्री नहीं भी होगी तब तो 4.5 के आसपास मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 5 हो जाएगी। 5000 में हर 10,000 किलोमीटर पे आपकी कार तैयार हो जाएगी। एक बिल्ड क्वालिटी को लेके लास्ट क्वेश्चन है। आपने कहा कि भाई मारुति बिल्ड क्वालिटी नहीं देती, ये देती है। अब ये वैसे 6 एयर बैग दे रही है और नॉर्म्स के हिसाब से जो जो फीचर ज़रूरी है, ABS EBDS जो भी है सब दे रही है, बट बिल्ड क्वालिटी को लेके आई थिंक पिछली ने 3 स्टार स्कोर किया। अब इसका मुझे नहीं पता भाई इसका स्कोर क्या है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी फील होती है और इसकी स्टेबिलिटी उस बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से? देखो, जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग है वो मैटर नहीं करती एक्सीडेंट के टाइम पे। आपने पीछे वोल्वो वाला एक्सीडेंट भी देखा था। तो वैसे पर्सनली मेरे को बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी लगती है। आप कभी भी किस गाड़ियों की इनकी बॉडी चेक करेंगे तो Hyundai की आपको अच्छी लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर कार्स, तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। प्लस स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। आप हाई स्पीड पे ओवरटेक कर रहे हो, एकदम से टर्न भी लेना, तो कोई आपको ऐसा नहीं रहेगा कि गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट भी सकती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आया गाड़ी में कभी भी।
अच्छा, मैं अब अपना एक ऐड ऑन कर देता हूँ इस कार को लेके मैं क्या सोच रखता हूँ। मेरा ये मानना है, अगर आपको फीचर्स चाहिए, प्रीमियमनेस चाहिए, कार के अंदर वाइब चाहिए, तो सोनेट और वेन्यू अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फिट एंड ऑप्शन फिनिश है। में सबसे परफेक्ट हाँ, है। लेकिन अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, उड़ना है, तब आपको कहीं ना कहीं 3XO टर्बो लेनी पड़ेगी, और साथ ही आपको नेक्सॉन टर्बो भी आप ले सकते हो। इन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको हर तरफ से सेफ चलना है, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहिए 1.5 लीटर इस बजट में, तब आपका लेना ब्रीजा बनता है। ब्रीजा। आप ऐसी कोई कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हो जो कि थोड़ी सी पेड रहती है, आप हमारे कॉन्टैक्ट्स में हमें रीच कर लेना। ओनरशिप रिव्यू के लिए भी हमें रीच करो, और हम सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि 20 मिनट के अंदर सारी गाड़ी के बारे में अच्छे से बता दिया, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं। और आप भी एंड में कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नहीं, मेरी तरफ से डन है। थैंक यू सो मच, समय देने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने एंड तक देखा और अच्छे से हमें टाइम दिया। और जो एंड तक आ गए हैं, ऑब्वियसली बात है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तभी एंड तक आए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी देखें। पानीपत वाले ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और ऑल ओवर इंडिया भी करें। थैंक यू सो मच।